सुप्रभात में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, बहुत से ज्ञान हम लोग हिंदी व्याकरण में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्राप्त किए हैं। उसी तरह का प्रयास आज भी जारी रखते हुए हिंदी व्याकरण में ही पाठ 14 शीर्षक का नाम है विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। विराम चिन्ह के अंतर्गत बहुत सारे चिन्ह आते हैं जो विषय हिंदी के अंतर्गत होते हैं। हम लोग बहुत से कहानी, कविता पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारे शब्द को लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इन चिन्हों का प्रयोग न करके बहुत सी अशुद्धियां कर देते हैं। बहुत से बच्चे समझते हैं कि यह चिन्ह नहीं, ऐसे ही रहता है, लिखने में या छापने में यह बूंदा हो जाता है। ऐसा कभी नहीं सोचना है। हिंदी में बहुत सारे चिन्ह हैं और उन चिन्हों को कहाँ दिया जाता है और वो चिन्ह देने से हमारा शब्द, हमारा वाक्य जो लिखते हैं वह शुद्ध हो जाता है, नहीं तो वह अशुद्धता में आ जाता है। इसी सब के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह क्या है या विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जब हम वार्तालाप करते हैं तो बीच बीच में श्वास लेने के लिए किसी शब्द या कथन पर बल देने या समझाने के लिए रुकते हैं। हम रुकने को विराम कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। ठीक इसी प्रकार लिखते समय भी हम रुकने के लिए कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से लिखित भाषा स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण बन जाती है। कहता है कि जब हम कोई चीज लिखते हैं और लिखने के क्रम में विराम चिन्ह के अंतर्गत जो चिन्ह आते हैं वह चिन्ह नहीं देते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाता है। वह शब्द या वाक्य प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन जब उसी विराम चिन्ह के अंतर्गत जो चिन्ह आते हैं और वो उचित स्थान पर जब हम उसे लगा देते हैं तो वह शब्द या वाक्य प्रभाव पूर्ण हो जाता है। तो आइए विराम चिन्ह क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे।
विराम चिन्ह क्या है या विराम चिन्ह किसे कहते हैं। भाषा को बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, इस परिभाषा को ध्यान से समझने और सुनने का प्रयास कीजिए कि विराम चिन्ह क्या है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? भाषा को बोलते समय या लिखते समय, भाषा को बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कहता है इसमें कि जब भाषा को हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं, उसी क्रम में जहां पर जो विराम से संबंधित जो चिन्ह हैं उसे लिखते हैं, तो उसी लिखने को विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे और इसमें यही प्रयास करना है कि हिंदी भाषा को लिखने में, उस लिखावट को प्रभावपूर्ण बनाने में विराम चिन्हों का बहुत बड़ा योगदान होता है और उसके अभाव में ये लिखावट का शब्द या वाक्य प्रभावहीन या अर्थहीन हो जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके अंतर्गत जो आने वाले चिन्ह हैं, विराम चिन्हों के अंतर्गत, उसके बारे में आप लोग देखिए। मैं उसको लिख रहा हूं, उन चिन्हों को लिख रहा हूं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह, कुछ प्रमुख विराम चिन्ह
निम्न प्रकार है। देखिए, विराम चिन्ह का जो प्रकार है वह आप लोगों को लिखकर बता रहे हैं। उसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि कौन सा चिन्ह है और उसका नाम क्या है। हर चिन्ह का अलग अलग नाम है और उसी नाम से हम लोग उन चिन्हों को जानते हैं। नंबर 1, नंबर 1 में पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सबसे पहले नंबर 1 में पूर्ण विराम है। इसका चिन्ह एक सीधी पाई होता है। इसका चिन्ह एक सीधी पाई है। अभी मैं आप लोगों को चिन्हों के, विराम चिन्हों के बारे में बता रहे हैं, फिर उसको प्रत्येक चिन्ह के बारे में बारी बारी से बताएंगे कि ये चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। अभी चिन्ह को ही समझने का प्रयास करें। नंबर 2 में अल्प विराम। अल्प विराम नंबर 2 में अल्प विराम। भेद 2, अल्प विराम। अल्प विराम के बारे में आपको बता रहे थे। तो अल्प विराम कहाँ पर लगता है इसके बारे में बता रहे थे। जहाँ पर जो शब्द या वाक्य लिखा जाता है और बीच में कहीं थोड़े समय के लिए ठहरना पड़ता है, वैसे स्थानों पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण इसका बताए थे। राम, श्याम, मोहन और रोहन ने दौड़ में भाग लिया। गौरव को लाल, पीला और हरा रंग पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा रुकने के लिए, अल्प, अल्प मीन्स थोड़ा होता ही है। तो कोई भी शब्द जो 2-3 बार उसको लिखा जाता है, उसके बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब कोई लेखक या कवि कोई कहानी या कविता लिखता है और उसे बीच में थोड़ा ठहरने की जरूरत पड़ती है, तो उस जगह पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 में अर्धविराम। अर्धविराम, अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकने की जरूरत पड़ती है। जहां पर कोई शब्द या वाक्य लिखा जा रहा है, वहां पर थोड़ा ज्यादा अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकने की आवश्यकता होती है। तो उस स्थान पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जहां पर प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछने के समाप्ति के बाद अंतिम छोर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ये बहुत ही आसान है कि जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, किसी से प्रश्न किया जाता है और जब वह प्रश्न समाप्त हो जाता है तो उसके अंतिम में, अंतिम छोर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे
तुम्हारा नाम क्या है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। ये सभी प्रश्न हैं। सभी प्रश्न के अंतिम छोर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, उसके अंतिम छोर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बारे में जानने का प्रयास करें। दो शब्दों को जोड़ने के लिए जहां पर दो शब्दों को जोड़ा जाता है, जोड़ने का प्रयास किया जाता है, वैसे जगहों पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सड़क सदैव दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए। इसका उदाहरण कहता है कि सड़क सदैव दाएं, सदैव माने हमेशा, दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए। तो यहाँ पर दो शब्दों को, दाएं और बाएं, दोनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। दाएं के बाद हम एक योजक चिन्ह लगाते हैं। जो आप लोगों को योजक चिन्ह के बारे में बताया गया है और उसमें सभी चिन्हों का नाम के साथ बताया गया है। उस नाम के बगल में जो चिन्ह है उसको देखकर हम इसे याद करेंगे। योजक चिन्ह किस प्रकार है और उसे लगाएंगे। जो भी चिन्ह की जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर दो शब्दों को जोड़ा जाता है वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह भी एक बहुत ही विराम चिन्ह का महत्वपूर्ण चिन्ह है। लाघव चिन्ह में क्या होता है कि जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखना होता है, जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखना पड़ता है तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद हिंदी भाषा के महान साहित्यकार। मुंशी प्रेमचंद, अब वहां पर हम पूरा मुंशी न लिखकर म हर्षौ मून और ऊपर में अनुस्वार और उसके बाद लाघव चिन्ह एक गोला और छोटा गोला चिन्ह देते हैं तो यह मुंशी का संक्षिप्त रूप हो जाता है और इसे हम लोग छोटा रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। इससे हमारा वाक्य जो है वह बड़ा लाइन में न जाकर छोटे लाइन में रह जाता है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग हम इसी के आधार पर करते हैं कि जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखना होता है तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में बताए कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी भाषा के महान साहित्यकार थे। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ पर देखिए पंडित कहता है तो हम पंडित पूरा न लिखकर प पर अनुस्वार और प के बाद एक गोला चिन्ह देंगे तो यह पंडित का संक्षिप्त रूप हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे शब्दों का संक्षिप्त रूप होता है। डॉक्टर न लेकर डा पर डा और ऊपर अर्धचंद्र बिंदु और फिर अंतिम में एक गोला चिन्ह देते हैं तो डॉक्टर का संक्षिप्त रूप डा हो जाता है। तो इसी प्रकार से किसी भी शब्द
को संक्षिप्त करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो बड़ा शब्द को छोटा बना देता है। तो यह भी आप लोग समझ गए। साथ में है उद्धरण चिन्ह। किसी बात को उद्धरण चिन्ह में ध्यान से देखा जाए, किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पहले ही मैंने बताया है कि किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम से शुरू किया है तो इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसमें उसको दोनों तरफ से दो ऊपर चिन्ह और दो नीचे किया जाता है। और तुम मुझे खून दो, उसके बीच में अल्पविराम का चिन्ह देते हैं, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस प्रकार से किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह में क्या होता है उसे भी ध्यान पूर्वक देखें। खुशी, दुख, भय, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक शब्दों के पश्चात विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें कहता है विस्मय सूचक चिन्ह में कि जहाँ पर खुशी, दुख, भय, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका भी चिन्ह एक सीधी नीचे की ओर पाई और नीचे एक बिंदु होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान से सुने और एक बार फिर से सुने कि विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग खुशी, दुख, भय, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, अरे के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा देंगे। तुम कब आए, उसके बाद यह प्रश्न का बोध कर रहा है तो अंतिम छोर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वाह, वाह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। कितना सुंदर दृश्य है, और यह वाह पूरा होता है कि अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो उसके अंतिम में प्रश्नवाचक पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। तो यह विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग के बारे में हम लोग देखें और जाने। उसके बाद है एक हंसपद। हंसपद भी एक चिन्ह है। इसमें क्या होता है कि लिखते समय जब हम लोग कोई भी शब्द लिखते हैं तो लिखते समय कभी कभी कुछ शब्द छूट जाते हैं, तो हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को लिखा जाता है। जैसे रविवार को हम लोग पर जा रहे हैं,
रविवार को हम लोग पढ़ जा रहे हैं, बीच में एक शब्द छूट गया है। यहाँ पर क्या लिखना था कि रविवार को हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, लेकिन इस वाक्य में पिकनिक छूट गया है। तो छूटे हुए जगहों को हंसपद का चिन्ह जो आपको बताया गया है उसको देकर और उसके ऊपर पिकनिक जोड़कर इस वाक्य को शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो हंसपद चिन्ह में यही होता है कि लिखते समय किसी भी वाक्य में जब कोई शब्द छूट जाता है तो ये हंसपद शब्द चिन्ह लिखकर उस वाक्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को कुछ प्रमुख विराम चिन्ह के बारे में बारी बारी से बताया। इसके अंतर्गत 9 चिन्हों को बताया है। नंबर 1 में पूर्ण विराम, 2 में अल्प विराम, 3 में अर्ध विराम, 4 में प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह, 5 में योजक चिन्ह, 6 में लाघव चिन्ह, 7 में उद्धरण चिन्ह, 8 में विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है, और 9 में हंसपद चिन्ह। तो बच्चों, ये जो भी विराम चिन्ह चैप्टर से जो मुख्य बातें आप लोगों को बताया गया, तो जिस प्रकार से पहले जो चैप्टर बताए गए हैं आप लोगों ने तन मन से उसे याद किया है, अपने कॉपी पर शुद्ध और साफ राइटिंग बनाकर लिखा है, उसी प्रकार से इस चैप्टर को भी आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह भी चैप्टर जो विराम चिन्ह है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और पहले ही मैंने बताया है कि इसके अभाव में बहुत सारे लिखावट अर्थहीन हो जाते हैं और वह अशुद्ध रूप में आ जाता है। तो ठीक है, अब आज आप लोगों को विराम चिन्ह चैप्टर से भाग 1 बताया गया है। जो बाकी इसमें और बच गए हैं वो अगले दिन फिर आप लोग को विस्तार से इसको बताया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। और आज बस इतना ही, धन्यवाद।